गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को अगेन। और मैं वेद सोनी। आज की क्लास में हम सी इंटर का इनकम टैक्स का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा आपको याद होगा हमने हल्का इंट्रोडक्शन लिया था सेक्शन 56 से 59 तक का, 56 किसका, 57, 58, 59 और कुछ जनरल बातें जिसके बारे में हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की थी। इस वीडियो के अंदर हम कुछ मोटे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना के और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को हम अपनी मुट्ठी में कर लीजिएंगे। जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे सभी से कि आप होमवर्क घर पे अच्छे तरीके से करेंगे। होमवर्क नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। चलिए बेटा, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा करते हैं स्टार्ट। आज की क्लासेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, इसलिए आपको बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा। जी सर, ये लो बेटा, और ये मैंने कर दिया थोड़ा सा जूम। कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन, आपको पता है फैमिली पेंशन सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। कहाँ टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। पर इसका नियम कानून क्या है वो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगर पेपर में फैमिली पेंशन दे रखी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? इनकम टैक्स बोलता है जो फैमिली पेंशन आपको मिली, जो फैमिली पेंशन आपको मिली उसका 1/3 कर दो। 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 रुपये, 15,000 रुपये दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा। उतने की टैक्स, उतने के हिस्से के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सर एग्जाम्पल लेके बताओ कैसे किया आपने ये? बेटा मान लो फैमिली पेंशन रिसीव हुई है 60,000 रुपये। कितनी मिली है फैमिली पेंशन? 60,000 रुपये मिली है। तो आपको 60,000 का 1/3 करना है। 1/3 अगर 60,000 का करेंगे कितना है बेटा? 20,000। 20,000 और 15,000 में से लोअर क्या है? 15,000। तो 15,000 रुपये की बेटा इसको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एक्चुअल रिसीव्ड कितना? 60,000 रुपये मिला था, लेस माफ़ कितना हो गया? माफ़ कितना हो गया? एग्जेम्प्ट कितना हो गया? 15,000 रुपये। टैक्सेबल कितना बच गया? 45,000। तो बेटा फैमिली पेंशन का ट्रीटमेंट अगर पेपर में आए तो आपको ध्यान रखना है जो फैमिली पेंशन मिली उसका 1/3 और 15,000 रुपये जो भी दोनों में से लोअर है उसको माफ़ करके बाकी का टैक्सेबल कर दिया जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था फैमिली पेंशन का। पेंशन के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं लास्ट वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। पेंशन अगर एम्प्लॉय को मिलती है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, और एम्प्लॉय को छोड़ के उसकी फैमिली, उसकी वाइफ को मिलती है तो वो फैमिली पेंशन कहलाती है। फैमिली पेंशन सारी टैक्सेबल नहीं होती, इनकम टैक्स इसमें कुछ छूट देता है। वो छूट कितनी मिलती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सीख लिया है। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। लास्ट क्लास में बेटा हमने एक कॉन्सेप्ट कर लिया था, आपको याद होगा, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट, या तो कंपोजिट रेंट कौन सा होता है? इकट्ठा किराया, जिसको इनसेपरेबल बोल रखा है। इनसेपरेबल तो देख लेना, कंपोजिट रेंट अलग अलग बता रखा है, या तो वो होगा सेपरेबल जिसको अलग अलग किया जा सकता है, और या वो होगा इनसेपरेबल जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग अलग किया जा सकता है तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो तो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, और जो अदर का रेंट है, फर्नीचर्स का है, फिक्सचर्स का है, प्लांट का है, मशीनरी का है, वो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। सेपरेबल कर रखा है। तो अगर इनसेपरेबल है, इनसेपरेबल लैंड का, बिल्डिंग का, प्लांट का, मशीनरी का, सब कुछ इकट्ठा है, सब कुछ अगर इकट्ठा दे रखा है तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी तो इस रेंट को लेगा नहीं, और वो इस रेंट कहाँ जाएगा? या तो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और यह जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में, पीजीबीपी के अंदर। सर पीजीबीपी के अंदर क्यों? अगर बंदे का बिजनेस ही यही है, यही रूटीन में काम करता है तो बिजनेस में चला जाएगा, अदरवाइज 99% कहाँ जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था कंपोजिट रेंट का। जी सर। नेक्स्ट है, आपको इंटरेस्ट मिला है, पर ये नॉर्मल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, ये इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट ने दिया है। किस चीज़ के ऊपर दिया है? कॉम्पनसेशन के ऊपर दिया है। सर किस चीज़ का कॉम्पनसेशन? बेटा गवर्नमेंट ने आपकी ज़मीन को, आपकी कैपिटल एसेट को, आपके घर को एक्वायर कर लिया था।
क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। गवर्नमेंट के पास पावर होती है बेटा, गवर्नमेंट के पास पावर होती है जब वो अपने हाईवे वगैरह बनाती है, पुल बनाती है, बांध बनाती है, तो रास्ते में जो भी ज़मीन आती है संविधान के आधार पर वो उसको क्या कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है, और बदले में आपको क्या देती है, कंपनसेशन। क्या देती है, कंपनसेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा मुआवजा। आपको क्या मिलता है, मुआवजा। ये मुआवजा तो जाके टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन के अंदर। जितना कॉम्पनसेशन मिला उसमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ, ये तो टैक्स कहाँ लगेगा, कैपिटल गेन हेड के अंदर। बट अगर ये मुआवजा आपको टाइम से ना मिल के बिलेटेड मिला है, बिलेटेड समझते हैं, टाइम से पेमेंट नहीं आई, आपको मुआवजा लेट दिया गया और इस कॉम्पनसेशन के ऊपर आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो ध्यान से सुनिए बेटा, ये इंटरेस्ट कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल नहीं होता, ये इंटरेस्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होता है। सबसे पहले तो आपको ये ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कौन सी इनकम कौन से हेड में जाएगी। अगर बेटा आपने इनकम ही गलत हेड में भेजना स्टार्ट कर दी तो फिर हमारे आ चुके नंबर, फिर हमने कर लिया टैक्स में एग्जम्पशन। इसलिए कंपनसेशन तो कहाँ टैक्सेबल करना है, आपको कैपिटल गेन हेड के अंदर करना है, बट कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट आएगा उसको आप कहाँ लेके जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसमें एक बात और भी है बेटा, ये जो हमें इंटरेस्ट मिला है, ये जो हमें इंटरेस्ट मिला है, ये हमें लड़ झगड़ के, कोर्ट जाके, देरी से, पैसे एक्सपेंस खर्च करने के बाद मिलता है। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, इसने आपको एक डिडक्शन दे रखी होती है। जो भी इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन आपको मिला है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन आपको मिला है, उसको यहाँ लिखो लेस, उसमें से बेटा पेपर में लेस कर देना 50% फ्लैट डिडक्शन, फ्लैट डिडक्शन 50% लेस कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है, कितने का, 2 लाख रुपए का अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो उसमें से 1 लाख रुपए फ्लैट सॉरी बेटा 1 लाख रुपए फ्लैट क्या हो जाएगी, छूट मिल जाएगी, और बचा हुआ 1 लाख रुपए ही आपका क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर पेपर में इंटरेस्ट आया है कौन सा, कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट, तो जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट का मिले भूलना मत बेटे, उसमें से 50% फ्लैट आपको क्या कर देना है, डिडक्ट कर देना है। किस नाम का, गवर्नमेंट ने डिडक्शन दे रखी है सेक्शन 58 के अंदर, जी सॉरी 57 के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी ओवर हुआ इंटरेस्ट का। फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी, फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी, ये मैंने कल बताया था। अगर कोई कैपिटल एसेट की बेचने खरीदने की बात हुई है, बेचने खरीदने की बात हुई है, किसकी, किसी कैपिटल एसेट की डील की बात हुई है, और किसी कारण से डील नहीं हो पाती, किसी कारण से डील नहीं हो पाती, और आपने जो एडवांस मनी दिया था सामने वाले ने उसको क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट कर लेना भी क्या होता है, इनकम होती है, और ये इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। अब 2 पॉइंट है, या तो ये फॉरफिट की हुई इनकम या तो जाएगी कैपिटल गेन के अंदर, कैपिटल गेन हेड के अंदर जाएगी, या जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। बट बेटा आप लोगों को लॉजिक पता है, कैपिटल गेन के अंदर कोई चीज़ तभी टैक्सेबल होती है जब जब उस चीज़ का लेन देन होता है, पर या तो डील हुई नहीं तो चीज़ ट्रांसफ़र ही नहीं हुई, और ट्रांसफ़र ही नहीं हुई तो कैपिटल गेन तो हो नहीं सकता। तो जित फॉरफिट की गई इनकम जो होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होती है। जी सर, चलिएगा आगे चलते हैं। अब बेटा हम डिटेल कॉन्सेप्ट करेंगे, आप बड़े ध्यान से सुनना। गिफ्ट तो लास्ट वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में जूम पे जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने गिफ्ट कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास के अंदर हम डिविडेंड का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे बेटा, डिविडेंड का। डिविडेंड की एक काम कर लेते हैं, डिविडेंड की बिल्कुल अलग से एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे हम, और चलिए कर ही लेते हैं, इसी के अंदर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कौन बांटती है, कंपनी बांटती है। डिविडेंड मिलता किसको है, शेयर होल्डर को मिलता है। डिविडेंड बांटती कौन है बेटा, कंपनी। मिलता किसको है, शेयर होल्डर को। इस कंपनी ने शेयर होल्डर को मान लो 10,000 रुपये का डिविडेंड दिया। शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन याद करना बेटा 1034 के अंदर, 1034 में शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। और कंपनी को इस डिविडेंड के ऊपर एक टैक्स पे करना पड़ता है जिसको AIT भी बोलते हैं, DDT भी बोलते हैं, एडिशनल इनकम टैक्स भी कह सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी कह सकते हैं। सर ये इसके हाथ में माफ़ क्यों हो गया, बेटा चीज़ तो एक ही है।
अगर इस चीज़ के ऊपर, अगर इस 10,000 रुपये की डिविडेंड के ऊपर कंपनी टैक्स पे कर चुकी है तो इसी 10,000 के ऊपर शेयर होल्डर दोबारा टैक्स थोड़ी नहीं देगा। ये भी इसी अमाउंट पे टैक्स दे रही है और ये भी इसी अमाउंट पे टैक्स दे रहा है, तो बेटा ये 10,000 डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए जब इसने टैक्स पे कर दिया तो ये माफ़ हो जाएगा, और जब ये माफ़ हो जाएगा तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्स सिंगल टाइम ही लगता है। तो 10,000 के ऊपर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है AIT, एडिशनल इनकम टैक्स, DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अंडर सेक्शन 115 O के अंदर ये टैक्स पे करते हैं, और ये 1034 में क्या हो जाते हैं बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। न्यूली एक सेक्शन लॉन्च हुआ बेटा, नया सेक्शन लॉन्च हुआ, इस सेक्शन का नाम है सेक्शन 115 बबडा। बबडा सर, ये बबडा क्या है? बहुत बड़ा डरावना एक्शन। रिसेंटली एक सेक्शन लॉन्च किया गया है 115 BBDA। BBDA मतलब बहुत बड़ा डरावना एक्शन, और वास्तव में एक खतरनाक सेक्शन भी है। सर ऐसा क्या हो गया? इस सेक्शन के आने से पहले क्या होता था, पुराने टाइम में क्या होता था, जो डिविडेंड आपको मिलता था, जो डिविडेंड आपको मिलता था वो या तो मिलता था डोमेस्टिक कंपनी से, किसे मिलता था? डोमेस्टिक कंपनी से, या वो डिविडेंड मिलता था फॉरेन कंपनी से। फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता था वो टैक्सेबल होता था, और डोमेस्टिक कंपनी से जो मिलता था वो एग्जेम्प्ट होता था। एग्जेम्प्ट सर कितने तक का एग्जेम्प्ट? विदाउट लिमिट। इस पे कोई लिमिट नहीं होती थी बेटा, विदाउट लिमिट कितना भी डिविडेंड मिले, कितना भी डिविडेंड मिले, सारा का सारा माफ़ होता था। सर मेरे को 1 करोड़ का मिल गया तो भी माफ़, 10 करोड़ का मिल गया तो भी माफ़। और तुम्हें कारण भी पता है, क्योंकि इसी हिस्से के ऊपर कंपनी टैक्स पे कर चुकी होती है तो दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए डोमेस्टिक कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड क्या होता था? एग्जेम्प्ट होता था। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? जी सर। बट इस सेक्शन के बाद से ऐसा नहीं रहा, इस सेक्शन के आने के बाद से ऐसा नहीं रहा। अब क्या नया सीन क्या है? एज पर सेक्शन 115 BBDA अब क्या हो गया है, जो डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है, जो डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है उसके टुकड़े कर दो अप टू 10 लाख। 10 लाख तक की डिविडेंड पे वही पुराना चीज़ है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। फुल्ली क्या है? एग्जेम्प्ट। 10 लाख तक का डिविडेंड अब क्या है? एग्जेम्प्ट है। अगर डिविडेंड आपको 10 लाख से ज़्यादा मिलता है, अगर डिविडेंड आपको 10 लाख से ज़्यादा मिलता है डोमेस्टिक कंपनी से, तो एक्सेस अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सर एक बंदे को 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड मिला तो क्या कंपनी ने इसके ऊपर DDT पे किया? बिल्कुल पे किया बेटा। 10 लाख से ऊपर वाले डिविडेंड पे कंपनी को तो DDT पहले भी पे करना था, अब भी पे करना पड़ेगा। शेयर होल्डर को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे डबल टैक्सेशन आ गया, डबल टैक्सेशन आ चुका। 10 लाख तक क्या सीन है? कंपनी पे करेगी DDT, शेयर होल्डर हो जाएगा एग्जेम्प्ट। 10 लाख से ज़्यादा कंपनी को भी पे करना पड़ेगा, कंपनी को तो पहले भी देना था, आज भी देना है, और इस शेयर होल्डर की भी गुद्दी पकड़ ली, कहता भाई बहुत तेरा माफ़ हो चुका, अब तू भी टैक्स दे दे। इट मीन्स 10 लाख से ऊपर जब डिविडेंड जाता है तो कंपनी को भी टैक्स पे करना पड़ता है और शेयर होल्डर को भी टैक्स पे करना पड़ता है। ये किसने किया है ऐसा काम? 115 बबडा ने, BBDA, एक बहुत बड़ा डरावना एक्शन। जी सर, क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया जी। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम बात करेंगे सारी की सारी डीम्ड डिविडेंड की। मैं छोटी सी वीडियो डाल रहा हूँ, इसके बाद हमें वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, उसके बाद अंदर बात करेंगे डीम्ड डिविडेंड की।